अध्याय 11 अधातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। आवर्त सारणी और धातु एवं धातु कर्म अध्याय में हमने जाना कि अधिकतर तत्व धातु होते हैं। यदि संख्या में अधातु इतने कम हैं तो हम इन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? आइए इसे समझने के लिए इन प्रश्नों पर विचार करें। पहला, जिन तत्वों से पानी बना है वे धातु हैं या अधातु? दूसरा, जीवन को बनाए रखने में जिस गैस की प्रमुख भूमिका है वह धातु है या अधातु? इस अध्याय में हम समझेंगे कि कौन कौन से तत्व अधातु हैं और किस आधार पर उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। साथ ही हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण 3 अधातुओं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। 11.1 अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से हैं? What are the physical properties of non-metals? कुछ अधातुओं से आप परिचित हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। क्या आप बता सकते हैं कि ये तत्व धातु क्यों नहीं हैं? हम जानते हैं कि धातुओं के कुछ भौतिक गुण ऐसे होते हैं जो उन्हें परिभाषित करते हैं, जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं। यदि कोई तत्व सामान्य ताप एवं दाब पर गैस हो तो यह पहचानना आसान होता है कि वह धातु नहीं अधातु है। पर सभी अधातुएं गैस नहीं होती। भिन्न भिन्न अधातुएं भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मिलती हैं, जैसे ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है और कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलीनियम इत्यादि अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कार्बन का अपर रूप हीरा कठोरतम तत्व है। ठोस धातुओं और अधातुओं में अंतर करना संभव है क्योंकि सामान्यतः अधातुएं भंगुर होती हैं। अन्य गुणों के आधार पर भी ठोस अधातुएं धातुओं से भिन्न होती हैं। अधातुएं न तो अघात वर्धनीयता दर्शाती हैं, न ही तन्यता और न ही वे धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यही नहीं, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट के अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इसी तरह कार्बन के अपर रूप हीरे के अतिरिक्त अन्य सभी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अपर रूपता एलोट्रॉपी। आप जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही रूप हैं। ये दोनों केवल कार्बन परमाणुओं से बने हैं। सोचिए, यह कैसे संभव है कि दिखने में इतने भिन्न ये दोनों पदार्थ कार्बन ही हैं। कार्बन ही नहीं, ऐसे कई तत्व हैं जो एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलते हैं। तत्वों के इस गुण को अपर रूपता तथा उसके विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। अलग अलग अपर रूपों में परमाणुओं के बीच परस्पर आबंध भिन्न होता है और यही कारण है कि इनके कुछ भौतिक गुण भिन्न होते हैं। चूंकि किसी तत्व के अपर रूपों के परमाणु समान होते हैं, इसलिए इनकी रासायनिक क्रियाओं में अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, जलाने पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि भी कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो अपर रूपता दर्शाती हैं। तो अधातुओं की क्या पहचान है? अधातुओं के उदाहरण हैं हाइड्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन इसका एक अपवाद भी है और वो है आयोडीन। आयोडीन एक अकेली चमकदार अधातु है। ये तन्य नहीं होती, यानी इन्हें खींचकर इनकी तारें नहीं बनाई जा सकती। ये आघातवर्ध्य भी नहीं होती,
यानी इन्हें पीटकर इनकी चादरें भी नहीं बनाई जा सकती। ये ताप और विद्युत दोनों की ही कुचालक होती है। लेकिन यहाँ भी एक अपवाद है और वो है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत और ताप का सुचालक होता है। 11.2 अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है? क्या आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह तत्व अधातु है या धातु? हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते जाते हैं, अर्थात जैसे जैसे समूह संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धात्विक गुणों में कमी आती है। यदि समूह 1 के तत्वों को देखें तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं, परंतु समूह 18 के तत्वों में हमें एक भी धातु नहीं मिलती। किसी एक समूह के तत्वों को लिया जाए तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। जैसे यदि समूह 15 को देखें तो उसमें प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु हैं। तीसरे और चौथे तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी में धात्विक गुण बढ़ता जाता है, किंतु ये पूरी तरह धातु भी नहीं है। इसी समूह का अंतिम सदस्य बिस्मथ धातु है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल धातुओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि कुछ गुण केवल अधातुओं के द्वारा। किंतु ऐसे तत्व भी हैं जो धातु अधातु के बीच के लक्षण दर्शाते हैं। इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं के मध्य है। इसलिए आवर्त सारणी में एक समूह से दूसरे समूह में जाने पर धात्विक गुणों में परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि क्रमिक होता है। चित्र के अनुसार यह एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग विकर्ण रेखा के निकट स्थित तत्वों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए इनकी गिनती धातुओं में नहीं होती, पर इन्हें अर्धधातु अथवा उपधातु सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स कहा जाता है। इनमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम शामिल हैं। धातुओं की भांति ये सभी उपधातुएं भी ठोस होती हैं। बोरॉन तथा सिलिकॉन विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत चालकता दर्शाती हैं। उपधातुओं और धातुओं को छोड़ शेष तत्वों को अधातु कहते हैं। अधातुओं के अंतर्गत समूह 14 का एक सदस्य कार्बन, समूह 15 के 2 सदस्य नाइट्रोजन और फास्फोरस व समूह 16 के 3 सदस्य ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम को रखा जाता है। समूह 17 को हैलोजन समूह कहते हैं। इस समूह के 5 सदस्य फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं एस्टेटीन भी अधातु हैं। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। प्रकृति में ये मुक्त अवस्था में नहीं मिलते, इसलिए इनकी पहचान 18वीं शताब्दी के अंत में ही हुई। समूह 18 अधातुओं का एक बड़ा समूह है तथा यह उत्कृष्ट गैसों नोबल गैसेस का है। इसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, जीनॉन और रेडॉन शामिल हैं। ये रंगहीन गैसें हैं। चूंकि इनके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती। इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस भी कहा जाता था। ये सभी वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में विद्यमान हैं, अतः इन्हें दुर्लभ गैसें, रेयर गैसेस भी कहा जाता है। क्या आप किसी ऐसे तत्व को जानते हैं जो अधातु है
किंतु उसे आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है। अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में समझने से पहले आइए उनका इतिहास जानें। फ्लोरीन हल्के रंग की गैस होती है और क्लोरीन गैस का कलर ग्रीनिश येलो होता है। ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन ग्रे सॉलिड है जिसका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन पर्पल वेपर में हो जाता है। रेडियो एक्टिव एस्टेटीन ब्लैक सॉलिड होता है। 11.3 अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई। कार्बन और सल्फर दो ऐसी अधातुएं हैं जिनकी जानकारी प्राचीन काल में भी थी। इनके खोजे जाने की तिथि और खोजने वाले का नाम ज्ञात नहीं है। प्रकृति में कार्बन हीरा और ग्रेफाइट के रूप में मिलता है और इन दोनों अपर रूपों का उल्लेख प्राचीन अभिलेखों में मिलता है, किंतु उस समय इन्हें अलग अलग पदार्थ समझा जाता था। आधुनिक रसायन शास्त्र के विकास के साथ ही यह समझ बनी कि ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि सभी कार्बन हैं। इन्हें जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। लवाइजिए ने दोनों के दहन से यह सिद्ध किया कि दोनों में तत्व कार्बन ही है। अतः सन 1789 में प्रकाशित तत्वों की तालिका में उसे कार्बन नाम से स्थान दिया गया। इसी प्रकार सल्फर की जानकारी भी प्राचीन काल में थी और लवाइजिए ने ही सिद्ध किया कि यह भी तत्व है। फास्फोरस की खोज मध्यकाल 1669 में हैम्बुर्ग के एक व्यापारी हेनिंग ब्रांड ने की। मध्यकाल तक गैसीय पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। चूंकि अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में मिलती हैं, इसलिए उनकी खोज तभी हुई जब गैसों को प्राप्त तथा एकत्रित करने की विधियां विकसित हुईं। उससे पूर्व गैस अवस्था की कोई स्पष्ट समझ न होने के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसों के भाग लेने या अभिक्रिया के बाद बनने को नहीं समझा जा सका था। इस कारण कई रासायनिक अभिक्रियाओं, विशेषकर दहन की प्रकृति को समझने में बहुत समय लगा। 18वीं शताब्दी के मध्य में हेल्स नामक वैज्ञानिक ने गैस यांत्रिकी ट्रफ, न्यूमेटिक ट्रफ का निर्माण किया, जिसके द्वारा दहन एवं अन्य अभिक्रियाओं में उत्पन्न गैसों को इकट्ठा करना संभव हो सका। इस उपकरण की सहायता से अन्य वैज्ञानिक गैसों को पृथक कर उनका अध्ययन कर सके और इस प्रकार गैसीय अधातुओं की खोज संभव हुई। इसके बाद अधातुओं की खोज में तेजी आई। शीले एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे, जिन्होंने सन 1771 में फ्लोरीन और सन 1774 में क्लोरीन तत्वों की खोज की। धीरे धीरे अन्य अधातुओं की भी खोज हुई। अक्रिय गैसें प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, किंतु इनकी मात्रा अत्यंत अल्प होती है। इस कारण इनकी खोज में भी समय लगा। सन 1785 में कैवेंडिश ने वायु के कुछ प्रयोग किए। उन्होंने वायु से जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक किया, तब एक अज्ञात गैस के बुलबुले देखे, जो संभवतः आर्गन थी, किंतु वे उसकी पहचान नहीं कर पाए। इसे नए तत्व के रूप में पहचानने में 100 से भी अधिक वर्ष लगे। सन 1894 में रैमसे और रैले नामक दो वैज्ञानिकों ने देखा कि वायु से प्राप्त नाइट्रोजन का घनत्व शुद्ध नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक होता है और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वायु में कोई और गैस भी शामिल है। उन्होंने इस गैस को अलग किया और आर्गन नाम दिया। रैमसे ने ही अन्य अक्रिय गैसों हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन की भी खोज की। इस तरह 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकतर अधातुएं खोजी जा चुकी थीं। 11.4 अधातुओं का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स। आवर्त सारणी में अधातुएं हाइड्रोजन को छोड़कर समूह 14 से समूह 18 तक स्थित हैं।
अर्थात इन अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। आप जानते हैं कि अधातुएं धातुओं की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, किंतु प्रत्येक अधातु की विद्युत ऋणात्मकता भी भिन्न होती है। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.01 से 4.1 के मध्य होता है। आवर्त सारणी में हमने देखा कि विद्युत ऋणात्मकता समूह में नीचे जाने पर घटती है और आवर्त में दाएं जाने पर बढ़ती है। इसलिए आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक है और ऑक्सीजन और क्लोरीन का मान भी लगभग आसपास ही है। विद्युत ऋणात्मकता का मान यह निश्चित करता है कि अधातु किसी धातु अथवा अन्य अधातु से किस प्रकार अभिक्रिया करती है। समूह 18 के तत्वों को छोड़कर अन्य अधातुएं रासायनिक अभिक्रियाओं में ऋणायन बनाती हैं अथवा सहसंयोजी बंध बनाती हैं। आइए अब हम अधातुओं की कुछ सामान्य अभिक्रियाओं के बारे में समझें। 11.4.1 अधातु और धातु के बीच अभिक्रिया, रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। हमने पहले भी अधातुओं और धातुओं के बीच कुछ अभिक्रियाओं के बारे में सीखा है। आइए इन्हें दोहराएं। ट्वाइस mg सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस MgO सॉलिड। ट्वाइस Cu सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस CuO सॉलिड। Fe सॉलिड प्लस S सॉलिड इज इक्वल टू FeS सॉलिड। थ्राइस Mg सॉलिड प्लस N2 गैस इज इक्वल टू Mg3N2 सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड। ट्वाइस Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस NaCl सॉलिड। 6 Ca सॉलिड प्लस P4 सॉलिड इज इक्वल टू ट्वाइस Ca3P2 सॉलिड कैल्शियम फॉस्फाइड। अधातु और धातु आपस में अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाती हैं। यहाँ धातु का ऑक्सीकरण और अधातु का अपचयन होता है। 11.4.2 अधातुओं की आपस में अभिक्रिया। हम जानते हैं कि जब अधातुएं आपस में अभिक्रिया करती हैं तब सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। अधातुएं अनेक सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। यहाँ हम केवल क्लोराइड और ऑक्साइड अर्थात क्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिकों को समझेंगे। क अधातुओं की क्लोरीन से अभिक्रिया। अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाती हैं। C सॉलिड प्लस ट्वाइस Cl2 गैस इज इक्वल टू CCl4 लिक्विड। H2 गैस प्लस Cl2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस HCl गैस। P4 सॉलिड प्लस 6 Cl2 गैस इज इक्वल टू 4 PCl3 लिक्विड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ख अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। C सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। S सॉलिड प्लस O2 गैस इज इक्वल टू SO2 गैस। P4 सॉलिड प्लस 5O2 गैस इज इक्वल टू P4O10 सॉलिड। ध्यान रहे कि यौगिकों के सूत्र में कम विद्युत ऋणात्मक अधातु पहले और अधिक ऋणात्मक बाद में लिखी जाती है। चूंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान
अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक है, इसलिए यौगिकों के सूत्रों में इन्हें बाद में लिखा जाता है। अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। फास्फोरस की अल्प मात्रा एक पोर्सेलिन की प्याली में ली जाती है। अब एक ग्लोइंग स्प्लिंटर की सहायता से फास्फोरस को जलाया जाता है। इसे गैस जार की सहायता से ढक देते हैं। हम देखते हैं कि गैस जार सफेद धुएं से भर जाता है। गैस जार को सीधा कर इसमें थोड़ा पानी डालकर हिलाया जाता है। सफेद धुआं पानी में घुल जाता है। अब इसमें लिटमस विलयन की कुछ बूंदें डालने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर लाल हो जाता है। इससे पता चलता है कि फास्फोरस के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। यह प्रयोग दर्शाता है कि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है। 11.4.3 अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। क्रियाकलाप 1। एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लीजिए और उसे गर्म कीजिए। जब सल्फर जलने लगे तो चम्मच को कांच के गैस जार या गिलास में रख दें और उसे दिए गए चित्र के अनुसार इस प्रकार ढक दें कि बन रही गैस उसमें एकत्रित हो जाए। कुछ समय बाद चम्मच निकालकर गैस जार में थोड़ा सा जल डालें और उसे तुरंत ढक दें। अब गिलास को हिलाएं और बने विलयन का परीक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर से करें। किस लिटमस पेपर के रंग में किस प्रकार का अंतर दिखा? बच्चों, इसके पहले आप धातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में जान चुके हैं। जब आपने मैग्नीशियम रिबन का दहन किया था तो देखा था कि उसकी प्रकृति क्षारीय थी। आज हम अधातुओं के ऑक्साइडों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए मैंने अधातु सल्फर लिया है। अब मैं इसको स्पैटुला में लेकर इसका दहन करूंगी और फिर देखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले मैं इस स्प्रिट लैंप को जला लेती हूँ। अब मैं इस स्पैटुला में सल्फर के कुछ टुकड़े ले लेती हूँ और इसका दहन करते हैं। देखिए, ये जलने लगा है। अब मैं इसे इस गैस जार के अंदर डाल देती हूँ और इसे तुरंत वॉच ग्लास से ढक देते हैं। बच्चों, आपको इसके अंदर गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। जानते हैं ये कौन सी गैस है? बच्चों, जब हमने सल्फर का दहन किया तो इसने वातावरण के ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और अपनी सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। ये जो गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिए, इसके अंदर काफी सल्फर डाइऑक्साइड गैस एकत्रित हो रही है। अब इसमें मैं ये पानी डाल देती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि सारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस इस पानी में घुल जाए। देखिए, इसमें काफी सल्फर डाइऑक्साइड गैस दिखाई दे रही है। अब इस पानी को मैं इस पेट्री डिश में पलट देती हूँ। बच्चों, आप सोच सकते हो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई होगी। अब मैं इस लिटमस पेपर को इस पानी में डालकर देखती हूँ
बच्चों आप देख रहे हो, ये नीला लिटमस पेपर लाल हो गया, यानी कि इसकी प्रकृति अम्लीय है। तो आप अब समझ गए होंगे कि सल्फर की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी, और जब हमने इसे पानी में घोल लिया तो ये सल्फर डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित हो गई, और इस पानी का अम्लीय स्वभाव ये दर्शाता है कि ये जो सल्फर है इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सावधानी, यह क्रियाकलाप ऐसे स्थान पर करें जहां हवा का प्रवाह उचित हो, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्रियाकलाप 1 में आपने देखा होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का जल में विलयन अम्लीय है। SO2 plus H2O is equal to H2SO3। इसी प्रकार अधिकतर अधातु ऑक्साइडों के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, जैसे CO2 plus H2O is equal to H2CO3। किंतु सभी अधातु ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं। जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड है और इसकी प्रकृति उदासीन होती है। कुछ प्रमुख अधातुएं, सम मेजर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन नामों पर ध्यान दीजिए। क्या आपको इनमें कोई समानता दिखाई देती है? इन सभी नामों के अंत में जन आता है। वास्तव में जन ग्रीक भाषा के जेनेस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बनाने वाला। जैसे हाइड्रोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रो जिसका अर्थ है पानी तथा जेनेस अर्थात बनाने वाला। इस प्रकार हाइड्रोजन का अर्थ है जल बनाने वाला। जब ऑक्सीजन की खोज हुई तो यह माना जाता था कि इससे अम्ल ऑक्सी बनते हैं, और इस आधार पर ही इस तत्व को ऑक्सीजन नाम दिया गया। पृथ्वी की लगभग 70% सतह पर जल है तथा जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हमारे आसपास की वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। इसलिए इन तीनों तत्वों को वायु और जल के तत्व भी कहा जाता है। कार्बन के साथ मिलकर ये तीनों तत्व अनेक ऐसे यौगिक बनाते हैं जो जीवन का आधार हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रोटीन। 11.5 हाइड्रोजन। प्रायः किसी नए तत्व की खोज तभी मानी जाती है जब उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की जांच की गई हो। सन 1671 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल ने देखा कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो गैस बनती है वह अत्यंत ज्वलनशील है, परंतु उन्होंने इसका व्यवस्थित ढंग से अध्ययन नहीं किया और वे यह नहीं समझ सके कि यह एक नया तत्व है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार भी धातुएं अम्ल में विलय होती हैं और इस प्रक्रिया में एक ज्वलनशील गैस निकलती है। कैवेंडिश ने सन 1776 में पहली बार सिद्ध किया कि यह गैस अन्य गैसों से भिन्न है और इसलिए हाइड्रोजन की खोज का श्रेय उन्हें दिया गया। उन्होंने ही इस गैस और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनाया, जिस आधार पर लवाइजिए ने इसे हाइड्रोजन नाम दिया। ब्रह्मांड में 93% हाइड्रोजन है। हमारे आसपास हाइड्रोजन द्विपरमाणु गैस H2 के रूप में उपस्थित है। शुद्ध हाइड्रोजन अणु पृथ्वी पर बहुत ही कम मिलते हैं। ये अधिकतर यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है तथा अत्यंत ज्वलनशील भी है। पिछली कक्षाओं में आपने समस्थानिकों के बारे में पढ़ा था। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इन्हें क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन तथा ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1
और सापेक्षिक परमाणु भार भी 1 है। हेनरी केवेंडिश, अंग्रेज भौतिक शास्त्री एवं रसायनज्ञ केवेंडिश 1731 से 1810 ने जिंक, टिन, आयरन पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन प्राप्त की। उन्होंने हाइड्रोजन के गुणों का परीक्षण किया तथा ज्ञात किया कि यह अत्यंत हल्की गैस है तथा ज्ञात तत्वों में इसका घनत्व सबसे कम होता है। उन्होंने हाइड्रोजन के गुणों का अध्ययन करने के पश्चात इसका नाम ज्वलनशील गैस, फ्लेमेबल गैस रखा। साथ ही उन्होंने वायुमंडल की वायु के संघटन, विभिन्न गैसों के गुण, जल का संघटन ज्ञात किया तथा प्रयोग के आधार पर पृथ्वी के घनत्व का परिकलन किया। केवेंडिश अपने शोध कार्यों में परिशुद्धता तथा यथार्थता के लिए जाने जाते हैं। 11.5.1 हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। पहला, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस H2 दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बनाई जाती है। अम्ल एवं क्षारक अध्याय में आपने हाइड्रोजन गैस बनाने की इस विधि के बारे में पढ़ा है। इस अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। क्रियाकलाप 2, एक वुल्फ बोतल में थोड़ा सा दानेदार जिंक लीजिए। दिए गए चित्र के अनुसार बोतल के एक मुंह पर थीसेल किप और दूसरे पर मुड़ी हुई निकास नली लगाइए। निकास नली के दूसरे सिरे में रबर की नली लगाकर जल से भरे ट्रफ में रख दीजिए। गैस को इकट्ठा करने के लिए जल से भरे गैस जार या परख नली को उल्टा कर ट्रफ में निकास नली के ऊपर रख दीजिए। थीसेल कीप द्वारा वुल्फ बोतल में इतना तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए कि थीसेल कीप का निचला सिरा अम्ल में डूब जाए। थोड़ी देर बाद ट्रफ में गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। जल के विस्थापन द्वारा एकत्रित गैस हाइड्रोजन ही है। यह परीक्षण आप कैसे करेंगे? दूसरा, दानेदार जिंक की क्षार के साथ अभिक्रिया से भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। Zn solid plus twice NaOH aqueous is equal to Na2ZnO2 aqueous sodium zincate plus H2 गैस। हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने के लिए दानेदार जिंक, तनु सल्फ्यूरिक या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थीसिल फनल, वुल्फ बोतल, ट्रफ, निकास नली, मधुकोश मंच, गैस जार आदि की आवश्यकता होती है। दानेदार जिंक को वुल्फ बोतल में लिया जाता है तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को थीसिल फनल की सहायता से वुल्फ बोतल में डाला जाता है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तथा जिंक सल्फेट बनता है। जिंक सल्फेट वुल्फ बोतल में शेष रह जाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकास नली के द्वारा गैस जार तक पहुंचती है। हाइड्रोजन गैस हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है, इसलिए इसे पानी के अधो विस्थापन द्वारा एकत्र किया जाता है। इस अभिक्रिया के समीकरण को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। सावधानियां, हाइड्रोजन गैस को एकत्रित करते समय यदि उसमें हवा मिल जाए तो ज्वाला के संपर्क में आते ही मिश्रण में विस्फोट होता है। अतः गैस को सावधानी पूर्वक एकत्रित करें तथा परीक्षण के लिए जलती माचिस की तीली परख नली के अंदर न डालें बल्कि उसके मुंह के पास रखें। 11.5.2 हाइड्रोजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो K कोश में उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन समूह 1 के तत्वों के समान एक इलेक्ट्रॉन खोकर हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन आयन बना सकता है।
हाइड्रोजन के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन ऋण आयन हाइड्राइड आयन बनाना भी संभव है। इस प्रकार वह हैलोजन समूह के तत्वों से भी समानता रखता है। इसलिए आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को समूह 1 और समूह 17 दोनों में रखा जा सकता है। चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसलिए हाइड्रोजन को समूह 1 के शीर्ष पर स्थान दिया गया है। पहला, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अपेक्षा हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन संगत हाइड्राइड देता है। ट्वाइस Na plus H2 is equal to twice NaH. Mg plus H2 is equal to MgH2। दूसरा, हैलोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन की हैलोजन से अभिक्रिया से हाइड्रोजन हैलाइड प्राप्त होते हैं। H2 गैस प्लस X2 गैस इज इक्वल टू ट्वाइस HX गैस। यहाँ X बराबर FCl Br I। क्रियाकारकों की अवस्था को दर्शाते हुए नीचे दी गई अभिक्रियाओं को पूर्ण कर संतुलित समीकरण लिखिए। H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू खाली स्थान, H2 प्लस F2 इज इक्वल टू खाली स्थान। तीसरा, अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन गर्म धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर उन्हें संगत धातु में अपचयित करती है। CuO सॉलिड प्लस H2 गैस 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर Cu सॉलिड प्लस H2O गैस। Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस इज इक्वल टू थ्राइस Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस। हाइड्रोजन द्वारा धातु हैलाइड का अपचयन भी संभव है। ट्वाइस AgCl प्लस H2 इज इक्वल टू ट्वाइस Ag प्लस ट्वाइस HCl। 11.5.3 हाइड्रोजन के उपयोग, यूसेस ऑफ हाइड्रोजन। पहला, धातु कर्म में गर्म धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जाती है। टंगस्टेन तथा मोलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। दूसरा, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के औद्योगिक उत्पादन में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। तीसरा, कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में भी हाइड्रोजन आवश्यक है। बड़े पैमाने पर मेथेनॉल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। चौथा, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा के निर्माण में वनस्पति तेलों में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध पाए जाते हैं, जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर एकल बंध में बदल जाते हैं और वनस्पति वसा बनती है। पांचवा, ईंधन सेल में हाइड्रोजन अणुओं के विघटन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा इनमें प्रदूषण कम होता है। 11.6 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है। सामान्य ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी में यह समूह 15 का प्रथम तत्व है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। एक समय यह माना जाता था कि वायु एक तत्व है। ब्रिटिश रसायनज्ञ ब्लैक 1728 से 99 ने कुछ प्रयोगों के दौरान देखा कि एक बंद बीकर अथवा गिलास में मोमबत्ती जलाने पर वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, अर्थात बीकर के अंदर की वायु अब मोमबत्ती के जलने में सहायता नहीं करती। उन्होंने बीकर से जब मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस को अलग किया
तब देखा कि बीकर में अब भी ऐसी गैस बची थी जो जलने में सहायक नहीं थी, किंतु इन अवलोकनों की वे व्याख्या नहीं कर पाए। इस गैस के गुणों का अध्ययन उन्हीं के शिष्य डेनियल रदरफोर्ड 1749 से 1819 ने किया, इसलिए नाइट्रोजन की खोज का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 11.6.1 नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस अमोनियम क्लोराइड नौसादर और सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन को गर्म कर प्राप्त की जाती है। NH4Cl एक्वस प्लस NaNO2 एक्वस गर्म करने पर NaCl एक्वस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड प्लस N2 गैस। क्रियाकलाप 3, एक गोल पेंदे वाले फ्लास्क राउंड बॉटम फ्लास्क में समान मात्रा में लगभग 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम नाइट्राइट लीजिए। फ्लास्क में 100 ml जल डालिए और उसे हिलाइए जिससे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट उसमें घुल जाएं। निकास नली, ट्रफ, गैस जार अथवा परख नली लीजिए और दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब फ्लास्क को गर्म कीजिए और जल के अधोविस्थापन द्वारा नाइट्रोजन गैस को एकत्रित कीजिए। नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट तथा अल्प मात्रा में जल के मिश्रण को गर्म कर प्राप्त की जाती है। जल की अल्प मात्रा गर्म किए जाने पर अमोनियम क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन को रोकती है। सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड में द्विविस्थापन होता है, जिसके फलस्वरूप अमोनियम नाइट्राइट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। इस प्रकार बना अमोनियम नाइट्राइट पुनः विघटित होता है तथा नाइट्रोजन गैस और पानी की वाष्प बनती है। नाइट्रोजन गैस को पानी के अधोविस्थापन द्वारा एकत्रित किया जाता है। यदि अमोनियम नाइट्राइट को सीधे गर्म किया जाता है तो वह विघटित होकर नाइट्रोजन गैस बनाता है। यह अभिक्रिया अत्यधिक तीव्र होती है तथा विस्फोट होने की संभावना होती है। (11.6.2) नाइट्रोजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। हम जानते हैं कि दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़कर N2 अणु बनाते हैं। अतः नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु है और इसी रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। पहला, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। नाइट्रोजन अत्यधिक उच्च ताप 2000 केल्विन पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। N2 गैस प्लस O2 गैस 2000 केल्विन पर गर्म करने पर ट्वाइस NO गैस। दूसरा, धातुओं से अभिक्रिया। नाइट्रोजन उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया कर धातु नाइट्राइड बनाती है। 6Li प्लस N2 गर्म करने पर ट्वाइस Li3N लिथियम नाइट्राइड। तीसरा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब पर आयरन उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम उत्साहक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर अमोनिया बनाती हैं। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करते हैं। यहाँ उत्प्रेरक आयरन रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा उत्साहक मोलिब्डेनम उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को। अमोनिया निर्माण की इस प्रक्रिया को हैबर प्रक्रम कहा जाता है। N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस उत्क्रमणीय अभिक्रिया 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब ट्वाइस NH3 गैस। 11.6.3 नाइट्रोजन के उपयोग,
यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। पहला, जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले प्रोटीन नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के यौगिक हैं। दूसरा, अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। तीसरा, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों, चिप्स के पैकेट आदि में अक्रिय वातावरण बनाने में। चौथा, कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरकों जैसे यूरिया आदि के निर्माण में। पांचवा, द्रव नाइट्रोजन शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए ऊतक नमूने, रक्त नमूने इत्यादि को ठंडा कर परिरक्षित करने में उपयोग किया जाता है। 11.7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आवर्त सारणी के वर्ग 16 का प्रथम तत्व है। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सर्वाधिक बहुलता मोस्ट अबंडेंट में पाया जाने वाला तत्व है। वायुमंडल में भी नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस ही मिलती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है। इसके दो अपर रूप O2 तथा O3 ओजोन पाए जाते हैं। अधिकतर ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु O2 के रूप में रहती है। 11.7.1 ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर प्राप्त की जाती है। ट्वाइस KMnO4 गर्म करने पर K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2 प्लस O2 गैस। क्रियाकलाप 4, एक कांच की क्वथन नली में 2-3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए तथा दिए गए चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। अब परखनली को गर्म कीजिए और निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परखनली या गैस जार में एकत्र कीजिए। जब परखनली गैस से पूरी भर जाए तो उसके मुंह पर अंगूठा रखकर सावधानी पूर्वक उसे पानी से निकालिए। आप कैसे परीक्षण करेंगे कि एकत्रित गैस ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपकरणों को व्यवस्थित कर कोनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा पानी लिया जाता है। ड्रॉपर का उपयोग कर हाइड्रोजन परऑक्साइड थिसिल फनल की सहायता से बूंद बूंद कर कोनिकल फ्लास्क में डाला जाता है, जिससे ऑक्सीजन गैस बनती है, जो निकास नली की सहायता से गैस जार तक पहुंचती है। ऑक्सीजन गैस पानी के अधोविस्थापन द्वारा एकत्रित की जाती है। इलेवन 11.7.2 ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील नहीं है, परंतु जलने में सहायक है। फ्लोरीन के बाद यह सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। पहला, धातुओं तथा अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं तथा अधातुओं के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड बनाती है। 4Na plus O2 is equal to twice Na2O. N2 plus O2 is equal to twice NO गैस। दूसरा, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के मिश्रण में विद्युत स्फुलिंग कराने पर जल बनता है। ट्वाइस H2 plus O2 विद्युत स्फुलिंग ट्वाइस H2O। तीसरा, यौगिकों से अभिक्रिया। ऑक्सीजन अमोनिया से अभिक्रिया कर नाइट्रोजन तथा जल बनाती है। 4NH3 plus thrice O2 is equal to twice N2 गैस plus 6H2O। चौथा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया। कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीकृत कर क्लोरीन गैस बनाती है।
4HCl प्लस O2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ट्वाइस H2O प्लस ट्वाइस Cl2 गैस। 11.7.3 ऑक्सीजन के उपयोग, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। पहला, यह श्वसन तथा दहन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अभिक्रिया में बनी ऊर्जा का जैविक तथा दैनिक प्रक्रियाओं में उपयोग होता है। दूसरा, जीवन के आधारभूत यौगिक प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी ऑक्सीजन के यौगिक हैं। तीसरा, कई रसायनों नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ओजोन आदि के औद्योगिक उत्पादन में। चौथा, द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में प्रयोग की जाती है। पांचवा, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण के जलने से उत्पन्न तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण के जलने से उत्पन्न धातुओं को जोड़ने व काटने या वेल्डिंग के काम आती है। मुख्य शब्द, कीवर्ड्स: उपधातु, उत्प्रेरक, उत्साहक, हैलोजन, अपरूपता, विद्युत ऋणात्मकता, उत्कृष्ट गैस, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नाइट्राइड। हमने सीखा: पहला, तत्वों को धातु, अधातुओं एवं उपधातुओं में बांटा जा सकता है। दूसरा, अधातुएं ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों अवस्थाओं में मिलती हैं। तीसरा, धातुओं की अपेक्षा अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। चौथा, एक ही तत्व के ऐसे अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं अपर रूप कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व की एक ही अवस्था का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। पांचवा, कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। छठवां, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। सातवां, प्रकृति में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस के रूप में मिलती हैं। आठवां, अधातुएं तथा धातुएं आपस में अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाती हैं। नौवां, अधातुएं आपस में अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। 10वां, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाइड्रोजन धनायन प्रथम समूह के तत्वों के समान तथा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर हाइड्रोजन ऋणायन 17वें समूह के हैलोजन तत्वों के समान बनाती है। 11वां, हाइड्रोजन धात्विक ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित करती है। 12वां, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं 200 वायुमंडलीय दाब पर लोहा उत्प्रेरक तथा मोलिब्डेनम उत्साहक की उपस्थिति में अमोनिया बनाती हैं।